बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, टॉपिक है हमारा लॉगरिथम, जो बुक में एक्सप्लेनेशन गिवन है तो वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको अलहदा से बोर्ड पे लिख के आपको ये अलहदा से फ़ाइल भेजूँगा। तो इस किस्म का जो फंक्शन लिखा हो जिसमें आपके पास ये लॉग फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता है। इसके सोल्यूशन में होता क्या है कि आपने बेसिकली ना लॉग को ख़त्म करना होता है। अगर यहाँ से लॉग को आप ख़त्म करेंगे तो होगा क्या, तो इसका जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमने किसी न किसी तरीके से यहाँ से लॉग को ख़त्म करना है। तो जब यहाँ से हम लॉग को ख़त्म करेंगे तो इसकी बेस में यहाँ पे जो हमारे पास ए गिवन है, ये इधर से इस साइड पे दूसरी साइड पे, मतलब जिस साइड पे लॉग है ये उससे दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे जो भी कोई वैल्यू गिवन होगी वो उसकी पावर में चली जाएगी। जैसे ये बेस में ए था, ये इधर आ जाएगा, और ये जो वाई है उसकी पावर में चला गया, और ये इस तरीके से इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए यहाँ से लॉग ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से लॉग वाले फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप ये लिखते हैं या ये लिखते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक में गिवन है, वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन गिवन है उसको मैंने डिटेल में बता दी है कि होगा क्या। लॉग की बेस में जो भी कुछ लिखा होगा इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और जो दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू गिवन होगी वो जब ये वाली वैल्यू उधर आएगी ये उसकी पावर में आ जाएगी। देखें बेस में ए था, इधर बेस में ए, और ये जो वैल्यू उसकी पावर में चलेगी और ये एक्स आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन है आपकी बुक की, जो एग्जाम्पल 1 है, ये उसका बी पार्ट है। तो इसमें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, जब इसको आप ना इस तरीके से कर सकते हैं। 1/5 है तो 1/5 लिख लेंगे, तो ये पावर इसकी फ्रैक्शन में जाके पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 5/2 इक्वल टू 25। ये इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने इसको करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। अब लॉग की प्रॉपर्टी में होगा क्या, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बेस है, तो जब आप लॉग अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये जो 1/5 है ये यहाँ पे इसकी बेस में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, और ये जो -2 है ये इस साइड पे चला जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा था, अब अगर इधर से मैं वापस आऊँ पिछली वाली इक्वेशन पे, तो मैंने करना क्या है, यहाँ से लॉग को ख़त्म करूँगा तो जो ये वाली वैल्यू है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, 25 इधर आ जाएगा, और जब ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट होगी तो ये 1/5 आ जाएगा, तो ये जो -2 है इसकी पावर में चला जाएगा। देखें ये वही वाली वैल्यू आ गई जो ऊपर आपको गिवन थी, ठीक है। बस ये लेफ़्ट राइट लिखा हो, बाकी वैल्यू वही है। तो ये वही प्रोसीजर है जो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमने उसका रिवर्स प्रोसीजर भी करके देख लिया। इसका एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे ये आपको लिखा हुआ है लॉग वाले टर्म्स में, और जो इसकी दूसरी इक्वेशन अगर वो आपको भूल जाती है लिखना, तो फिर आप कैसे लिखोगे। ये जो वैल्यू होती है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, log x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, ठीक है। ये जो log ऑफ a x है, आपने बेस में देखें a नहीं लिखा हुआ, सॉरी ये यहाँ पे आना है, बेस में नहीं है, ठीक है। log x अलहदा कर दिया, log ऑफ a अलहदा कर दिया, इधर ये y है। इस वाली वैल्यू को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय log ऑफ ये जो a है ना, इक्वल्स टू ये log ऑफ x। ब्रैकेट लगा लें ज़रा, आपको श्योर हो जाएगा कोई गलती का इम्कान ना रहे। अब log की प्रॉपर्टी से क्या होता है, ये जो y है ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इस तरीके से log ऑफ a पावर y इक्वल्स टू log ऑफ x, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला log और ये वाला log कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा a पावर y इक्वल्स टू x। और ये वही इक्वेशन आ गई जो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा था,
ए पावर वाई इक्वल्स टू एक्स, जो मैं शुरू में आपको बताया था, ये वो वाली इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। डायरेक्टली मैंने क्या बताया था, आप क्या करते होते हैं, लॉग को ख़त्म करते हैं तो ये वाला एक्स इधर चला जाएगा, जब इधर आएगा तो ये वाला वाई इसकी पावर में आ जाएगा, इस तरीके से ए पावर वाई, और इधर से खाली ये एक्स रह जाएगा। आपकी बुक का टॉपिक 2.5 और उसकी एग्जाम्पल है 2। इसमें हमने एवेलुएट करना है कि लॉग बेस 4 अगर 64 का मालूम करें तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसके लिए हम पहले ना लेट कर लेते हैं, सॉरी, कि ये जो लॉग बेस 4 ऑफ 64 है इक्वल्स टू एक्स है। अब हमने पढ़ा था कि ये जो बेस में जब हम लॉग ख़त्म करते हैं तो जो बेस में वैल्यू लिखी होती है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती है, और वो जब दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती है तो इस तरह लिखी जाती है, ठीक है। जो राइट साइड वाली वैल्यू होगी वो 4 की पावर में आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास 64 है इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम 64 को इस तरीके से लिख सकते हैं 4 पावर 3, और इधर लिख सकते हैं 4 पावर एक्स। इसके बाद देखें दोनों की बेसिस सेम हो गई हैं, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और ये इक्वल्स टू आ जाएगा x। तो यही हमने मालूम करना था। इसका x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा आंसर था ना log 464 ये इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि हमने इसी का नाम हमने x रखा था ना, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 3 है। log की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो रहा हो और log हो, इसकी बेस में आप कोई एलिमेंट लिख रहे हैं, लेट्स सपोज वो k है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा कि वो log k a अलग हो जाएगा प्लस log k और b। मतलब अगर प्रोडक्ट में है तो आप उसको इस तरीके से प्लस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और log अलग-अलग हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो क्या होगा, वो माइनस के साथ हम उसके तरीके से लिख लेंगे। और अगर इस तरीके से पावर लिखा हुआ है फंक्शन का, ठीक है, log ऑफ x पावर p, तो क्या हो जाएगा, जो पावर p है वो शुरू में आ जाएगा और log k और यहाँ पे x, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ 3 बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इस एक्सरसाइज में 2.5 जो टॉपिक हम पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा जो log ऑफ जो 1 है ये 0 होता है, और ये जो सिंपल log है ये बेसिकली इसकी ना बेस में 10 होता है, और अगर इसकी बेस में e आ जाए तो इसको हम ln लिखते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल log। आपकी बुक की एग्जांपल 3 है, 2 log वाली वैल्यूज़ हैं और वो ऐड हो रही हैं। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो log है वो एक दफ़ा आ जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे देखें log वाली वैल्यू log बेस a और x के माइनस 4x डिवाइड में x प्लस 4 डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड के केस में क्या होता है, जो log है वो दोनों के साथ आ जाता है अलग-अलग, लेकिन दरमियान में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, इसमें देखें log a बेस में a है और ये 9x पावर 5 है, दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, log a 9 अलग हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट में जो है हो तो हम प्लस में लिख लेते होते हैं, log a और 5 अलग हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पावर वाली है तो पावर की प्रॉपर्टी से ये जो पावर 5 है ये शुरू में आ जाएगा इस तरीके से 5
log a और यहाँ पे x रह जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी log a ऑफ 9। तो ये इसका सलूशन आ जाएगा। ये जो हमारे पास लिखा होता है log ऑफ a x, ये बेसिकली log ऑफ e x डिवाइडेड बाय log ऑफ e a के बराबर होता है। जैसे ऊपर x था तो ऊपर x आ गया, नीचे a था तो नीचे a आ गया, और दोनों के बेस में log e आ गया। और जब log की बेस में e आ जाए तो वो बेसिकली नेचुरल log होता है, नेचुरल log ऑफ x डिवाइडेड बाय नेचुरल log ऑफ a। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पे देखें log बेस में 5 है, इधर 80 है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे log e, ऊपर से 80 अलहदा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log e ऑफ 5, जिसको कि हम कहते होते हैं नेचुरल log ऑफ 80 डिवाइडिंग बाय नेचुरल log ऑफ 5। अभी जो नेचुरल log है इसका आपके कैलकुलेटर के ऊपर फंक्शन बना होता है, आप 80 का log और 5 का log मालूम करके उसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब आप 80 का log मालूम करेंगे आपके पास 4.3820 आ जाएगा, 5 का log मालूम करेंगे तो 1.6094 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.723 आ जाएगा इसका आंसर। ये एग्जाम्पल 5 है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इक्वेशन जिसमें log आ जाए उसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो इसको जब हमें सॉल्व करना है, x फाइंड करना है, यहाँ से जब हम log को ख़त्म करेंगे तो इधर रह जाएगा 8/27, और ये जो x है ये इधर इस साइड पे शिफ्ट होगा। जब इधर शिफ्ट होगा तो 3 बेसिकली इस x की पावर आ जाएगा। अब ये जो 8/27 है, इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बेसिकली 2/3 पावर 3 बनता है। मतलब कि 2 पावर 3 जो है वो 8 होता है, और 3 पावर 3 बेसिकली 27 होता है। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली उसको एक ही पावर में लिख लिया। अब देखें दोनों की पावर सेम आ गई हैं। अगर पावर सेम आ जाए तो जो बेसिस हैं वो भी सेम हो जाते हैं। जैसे कि इसकी बेस x है, इसकी बेस 2/3, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यही हमने फाइंड करना था। अच्छा, यहाँ पे देखें x हमने फाइंड आउट करना है, तो जब यहाँ से log को ख़त्म करेंगे ये 4 इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 4, और ये इसकी पावर में आ जाएगा 5/2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 पावर 2 4 आ जाएगा, इसकी जगह पे ये 5/2, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 5। 2 पावर 5 जब आप कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो ये बेसिकली ये 32 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास x आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था। अच्छा जी, इस एग्जांपल में देखें हमारे पास log 2 बेस में इधर x माइनस log बेस में 2 इधर x माइनस 1 इक्वल टू 1 है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो log की प्रॉपर्टी से क्या होता है, जब वो दो वैल्यूज माइनस हो रही होती हैं तो बेसिकली ये डिवाइड वाला फिनोमिना होता है, log 2 x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, जब डिवाइड हो रही होती हैं तो हम उसको माइनस की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, लहदा log, या फिर उसको कंबाइन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें, अच्छा यहाँ से आ गई, फिर वो सिंपल हो गया। इधर से हम log को अगर ख़त्म करेंगे तो 2 जो है वो इस साइड पे चला जाएगा, तो हमारे पास इधर x/x माइनस 1 रह जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पावर 1। ठीक है, और 2 पावर 1 का मतलब है कि ये 2 होता है। इससे आगे बस इसमें ये लीनियर इक्वेशन टाइप बन गया, जो आपने वो R1 R2 वाली जो टॉपिक्स पढ़े थे ना, उसमें आपने इसको सिंप्लीफाई किया था। मैं इसके नीचे 1 सपोज करता हूँ और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1
इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके बेसिकली हमने x मालूम करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू 2x माइनस 2। इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो इधर आके प्लस हो जाएगा और ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा। इनको जब माइनस करेंगे हम तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यही आंसर है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए दो लॉग वाली वैल्यूज़ हैं, बेसिस में 2 आ रहा है और ये दोनों ऐड हो रही हैं, इक्वल्स टू 1 है। ये बुक की एग्जांपल का फोर्थ पार्ट एग्जांपल 5 का। तो जब ऐड हो रही होती हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी उस पर क्या कहती है कि आप इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, ये वाली वैल्यू और ये x इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा और लॉग जो है वो एक दफ़ा आ जाएगा इक्वल टू 1। अब सिंपल हो गया। हम यहाँ से लॉग को ख़त्म करें अगर तो ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आगे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 2 पावर 1। 2 पावर 1 बेसिकली 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इस 2 को उठा के अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। इधर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के या फिर फैक्टराइजेशन से आसानी से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x की वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी। नेगेटिव क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे x log ऑफ x लिखा हो ना, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ये वाली वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा, ये एग्जांपल 5 का वही पार्ट, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि देखिए बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा हो कि आपके पास log की बेस में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये log ऑफ 10 है। ये होता है सिंपल log। ये अगर कुछ ना लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये log ऑफ 10 के इक्वल लगता है। जैसे यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमारे माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए कि ये log ऑफ 10 है। ये दो वैल्यूज़ हैं, प्लस हो रही हैं तो हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ है। अब ये सिंपल हो गया तो हमें पता है पहले से कि सिंपल का मतलब है बेस में 10 है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में रखेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम यहाँ से log को ख़त्म करेंगे तो ये जो 10 है ये बेसिकली इधर चला जाएगा, इधर जाके इस तरीके से 10 की पावर में, ये जो 1 है 10 की पावर में आ जाएगा। अब देखिए शुरू में कहीं log की बेस में 10 नहीं लिखा होता तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 10 इधर चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया जब तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो आप आसानी से इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे आपके पास के फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 और साथ में आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा और एक x इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस 2 है जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि log वाली वैल्यू का जो यहाँ पे आता है पोर्शन x की वैल्यू का वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कह देंगे कि दिस वैल्यू इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो वी विल इग्नोर दिस वैल्यू एंड अवर सोल्यूशन इज़ x इक्वल्स टू 5। ये हमारा सोल्यूशन है। ये एग्जांपल 6 है और इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करने इक्वेशन को x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स और आप नेचुरल log कंसिडर करें। log ऑफ 3 पावर 2x विल बी इक्वल्स टू log ऑफ 4 पावर x प्लस 1। नाउ log की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो 2x विल बी शिफ्टेड राइट हियर, log ऑफ 3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस 1
इंटू log ऑफ 4। इस x प्लस 1 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 4 इंटू इट विल बी x इंटू log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 4, और ये वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी 2x इंटू log ऑफ 3। अब यहाँ पे देखें इन दो वैल्यूज़ में ये x आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इनको सेपरेट करते हैं इधर ही। 2x log ऑफ 3 माइनस x इंटू log ऑफ 4 इक्वल्स टू log ऑफ 4। यहाँ से x को अगर हम कॉमन ले लें तो 2 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 4 इक्वल्स टू log ऑफ 4। ये x को अगर हम इधर ही रहने दें तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू ये डिवाइज़र में चलेगी यहाँ पे 2 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 4। अभी जो log ऑफ 3 और log ऑफ 4 की वैल्यू है ये आप इजी कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके यहाँ पे रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 1.710। अच्छा, इसमें देखें हमने इसको जब सिंप्लीफाई करके x फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे। e पावर 0.01 x इक्वल्स टू 9/5, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.8 आ जाएगा डिवाइड होके। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ log अप्लाई कर देंगे, नेचुरल log e पावर 0.01 x इक्वल्स टू नेचुरल log ऑफ 1.8। log की प्रॉपर्टी से ये वाली वैल्यू शुरू में आ जाएगी यहाँ पे 0.01 x, और रिमेनिंग ये log ऑफ e इक्वल्स टू log ऑफ 1.8। अब हमें पता है कि ये log ऑफ e है, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये जो वैल्यू ये एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे 0.01 x ये वाली वैल्यू, और इसकी जगह पे ये 1 आ गया। ठीक है जी, फाइनली x इधर रहने दें, और ये जो log ऑफ 1.8 है इसको हम डिवाइड कर देंगे ये जो शुरू में कांस्टेंट है 0.01। इसको जब आप कैलकुलेटर पे log ऑफ 1.8 फाइंड आउट कर लेंगे, डिवाइड करेंगे इस पे, तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा 58.779। ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा जी, ये एग्जांपल 7 है हमारे पास, और इसमें 7 पावर x गिवन है। हम इसका बेस चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास बेस में 7 है, इसकी बेस को चेंज करके हम e को इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं बताता चलूँ, अगर log की पावर में e की पावर में से आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है 7 और ये जो है x, तो इस तरीके से e की पावर में अगर हम log लिख लें तो इसने तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 1 ना लिखें, ठीक है, आप इसको ये लिखेंगे कैंसिल कर देते हैं, तो 7x आपके पास एज इट इज़ आंसर आ जाएगा जब ये कैंसिल कर देंगे। खैर, इस तरीके से लिखने से फ़ायदा कि अब log की प्रॉपर्टी से ये जो x है ये इसके शुरू में आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा इस तरीके से e पावर x log ऑफ 7। तो यही हम बेसिकली करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इधर बेस e आ गई है, इधर बेस 7 थी, तो हमने इसकी बेस ही चेंज करके उसका बेस e बनाना था। चैप्टर 3 में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लिमिट। लिमिट के लिए आप ऐसे कंसीडर करें कि ये हमारे पास कोई ग्राफ है, किसी भी टाइप का हो सकता है, मैंने ऐसा बना दिया,
और यहाँ पे करके एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ 3, लेट्स सपोज। अब ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट की तरफ आने के मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं इसके पैरेलल यहाँ से भी आ सकता हूँ और यहाँ से भी आ सकता हूँ। जब मैं इस पॉइंट के बहुत यहाँ तक करीब पहुँच जाऊँगा, या इधर से इधर इसके बहुत करीब पहुँच जाऊँगा, एग्जैक्टली 3 के ऊपर नहीं, वेरी वेरी क्लोज टू 3। अगर मैं 3 के बहुत क्लोज पहुँच जाऊँगा तो मैं उसको मैथमेटिकली लिखूँगा x अप्रोचेस टू 3, कि वो जो भी पॉइंट है यहाँ से वेरी करके इधर आ रहा है, इधर से वेरी करके इधर आ रहा है, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं x, और मैथमेटिकली लिखेंगे x अप्रोचेस टू 3। इसका जो एरो साइन है इसका मतलब है अप्रोचेस टू, x approaches to 3 means that x is very very close to 3 but not exactly 3। g of x फंक्शन हमारे पास ये गिवन है और हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है when x approaches to 2 means that when x is very very close to 2 what will be the value of gx। so हमने क्या किया, ये जो gx है इसके दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिया as x approaches to 2। अब लकीली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है मैं यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर में 2 आपने x की जगह पर रिप्लेस करना है, तो ये 2 - 2 लगाएंगे तो ये तो 0 बन जाएगा। पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 0, ऊपर जो मर्ज़ी आ जाए तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी। दूसरी बात, अगर मैं ऊपर रिप्लेस करूँगा यहाँ पे 2, तो वो 2 पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 × 2 पावर 2, तो ये बेसिकली 0/0 फॉर्म आ रही है, अनडिफाइंड है। अगर लिमिट के सवाल में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप लिमिट अप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाए, इसको कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। ऐसी फॉर्म जिसका सोल्यूशन अभी किसी ने फाइंड आउट नहीं किया, अनडिफाइंड है, किसी ने फाइंड ही नहीं किया। सो इस सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ से मैंने x² कॉमन ले लिया तो मेरे पास रिमेनिंग यहाँ से x बच गया, यहाँ से 2 बच गया, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। अब ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और यहाँ से खाली x² बच गया। अब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू गिवन है और यहाँ पे जो वेरिएबल है, आप इस वैल्यू को उस वेरिएबल की जगह पे रिप्लेस कर दो। जैसे यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2, इट मीन्स कि जहाँ पे x है आप 2 अप्लाई कर सकते हैं। 2 अप्लाई किया तो आंसर 4 आ गया। अब इस सवाल का मतलब ये है कि जब x 2 के बहुत क्लोज हो जाएगा तो जो fx है ना वो 4 के क्लोज हो जाएगा, बट कभी भी इक्वल नहीं होगा। ना तो x 2 के इक्वल होगा, ना इसका आंसर 4 के इक्वल होगा, बट x इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 2 एंड इस वैल्यू इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 4। एग्जाम्पल 3 है, इसमें h of x हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, और यहाँ पे देखें दो फंक्शन गिवन है। उसके आगे ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 2 हमारे पास x² आ जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो ये जो hx है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अगर आप चाहें तो इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं कि h of x इक्वल्स टू x², और इसकी डोमेन हो जाएगी x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, उसके अलावा बाकी सारे नंबर। 2 नहीं होगा, बाकी सारे नंबर। और दूसरा को आप लिख सकते हैं h of x इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 2। तो ये बेसिकली दो फंक्शंस को कंबाइन करके ये लिखा होता है। इसको कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जब एक से ज़्यादा ऐसे ना फंक्शंस लिखे होते हैं। तो इस किस्म के सवाल में अगर आ जाए कि आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है x अप्रोचेस टू h of x, होता क्या है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट होता है ना, तो हमने उसी के अबाउट लिमिट फाइंड आउट करना होती है। अब लिमिट फाइंड करने के लिए इसकी तो ज़रूरत नहीं है, आपने हमेशा ये वाला फंक्शन लेना होता है जहाँ पे नॉट इक्वल का साइन होता है, या फिर कह लो जहाँ पे लेस देन का, या फिर x ग्रेटर देन, x लेस देन या फिर x ग्रेटर देन, ये वाले साइन हो तो फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। या इक्वल वाले के ऊपर हम लिमिट अप्लाई नहीं करते। सो हम क्या करते हैं, हमने ये फंक्शन लिया h of x इक्वल टू x², और इसके दोनों तरफ
हम लिमिट अप्लाई कर देंगे एज x अप्रोचेस टू 2। इसके बाद ये जो 2 है ये इसकी जगह लगा के आंसर फाइंड कर लिया। सो व्हेन x approaches to 2 the limit of the function hx is approaches to 4। x 2 के बहुत करीब है बट नॉट इक्वल टू 2, तो उसकी वैल्यू 4 के बहुत करीब हो जाएगी। ये एग्जांपल 7 है, इसमें ये हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए क्या होता है कि अभी इस पूरे फंक्शन के साथ ये लिमिट है, तो डिवाइज़र के केस में क्या होता है कि ऊपर अलहदा लिमिट आ जाती है, यही वाली, और यही वाली लिमिट नीचे अलहदा आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये 3 रिप्लेस कर देंगे। 3 स्क्वायर -3 -1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये सिंप्लीफाई हो गई, ये 5/2 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है कि व्हेन x अप्रोचेस टू 3 द लिमिट ऑफ द फंक्शन विल अप्रोच टू 5/2, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 5/2। इस सवाल में देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 अप्लाई कर दूँगा, ये रफ में करके बता रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 + 2 और ये -6 एज इट इज़। यहाँ पे करेंगे तो 2 - 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है जो कि अनडिफाइंड फॉर्म होती है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करते बल्कि अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस केस में जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो क्या होगी कि जो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर है उसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है इस वाली वैल्यू की। अब क्योंकि फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर आप अच्छे से समझते हैं तो वो मैं यहाँ पे कर तो नहीं रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। इसके फैक्टर आपके पास ये बन जाएंगे x + 3 x - 2 और नीचे वाला x - 2 एज इट इज़ है। अब ये x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बाकी वैल्यू रहेगी x + 3। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये फाइनल आंसर आ गया 5। ठीक है, जब ये कैंसिलेशन हो जाती है फिर वो 0/0 फॉर्म ख़त्म हो जाती है। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो आप उसको ऐसे नहीं करेंगे, आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या वैल्यू कैंसिल होती है और कोई आंसर फाइनाइट आता है। इस क्वेश्चन में देखें बिल्कुल वैसे ही, अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें इस तरीके से तो क्लियरली नीचे तो 0 आ गया और 4 का अंडर करेंगे वो भी 2 आ जाएगा, तो 2 - 2 0, तो ये ना 0/0 फॉर्म है। इट मीन्स हमने डायरेक्टली ऐसे लिमिट अप्लाई नहीं करनी, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हर सवाल में जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इस केस में क्या करेंगे, हम इसको ना रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो ऐसे में क्या करते हैं, माइनस वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उसका हम अलग-अलग स्केयर मालूम कर लेते हैं और जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी और ये लिमिट साथ में एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x - 4। सिमिलरली इसके डिवाइज़र में ये x - 4 और बाकी ये वाली वैल्यू √x + √2 और यहाँ पे ये लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू 4 है, ये 0 गलती से लिखा गया। अच्छा जी, इसके बाद ये x - 4 कैंसिल, बाकी जो वैल्यू बच गई उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/√x + √2। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे हमने 4 रिप्लेस करना, तो 1/√4
4 प्लस √2। इसको जब हम ग्राफ में देखेंगे तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसको जब हम इधर y एक्सिस पे मिलाएंगे तो ये कमोबेश इस पॉइंट पे मुड़ता है। तो जब यहाँ पे या यहाँ पे x आएगा, मतलब x अप्रोचेस टू 3, तो इसके ये वाला पोर्शन हो जाएगा ये वाला। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया हुआ ये वाला ग्राफ, तो इस पॉइंट के इधर इधर या इधर इधर हमारा जो ग्राफ का जो फंक्शन का वैल्यू है वो लाई करेगा, बट एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा क्योंकि 3 पे नहीं होगा। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो लाइन आ रही है इसके ऊपर भी वो नहीं होगा। इसको हम टेबल से बना के देखते हैं, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। मैं छोटा सा टेबल बना तो फिर आपसे शेयर करता हूँ। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन y = f(x) है और ये x² के बराबर है। अगर हम x अप्रोचेस टू 3 इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो टेबल के थ्रू हमें कैसे पता चलेगा? x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हमने x की वैल्यूज़ यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लगा ली, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के 2 से स्टार्ट की, 2 फिर 2.5 और फिर 2.7, 8, 9, 3 भी यहाँ पे लिखा है और 3 से नीचे भी लिखी है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं बारी बारी में यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस करता जाऊँगा। 2 लिखा, 2 का स्क्वायर, 2.5 लिखा, 2.5 अप टू ज़ोन। अब 3 जो है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है कि अगर आप इस साइड से आ रहे होंगे तो जैसे जैसे आप 3 के क्लोज़ होते जाएंगे, इट मीन्स यू आर अप्रोचिंग टू 3। जब आप इधर से भी जा रहे होंगे तो आप 3 के जैसे पास होना शुरू होंगे ना, 3.1 से इस साइड को आगे को जाना शुरू करेंगे, इट मीन्स कि आप 3 को अप्रोच कर रहे हैं। जब यहाँ पे अप्रोच करेंगे 3 को तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 2.9 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3.1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये इस वैल्यू के तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है। लेकिन कभी भी ये वाली वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगी, और ये जो 3 का स्क्वायर है जिसको हम कहते हैं कि 9, तो ये 9 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। 3 के क्लोज होगी बट नॉट इक्वल टू 3, इधर 9 के क्लोज होगी बट नॉट इक्वल टू 9। इसको कहते हैं कि ये अप्रोच कर रहे हैं। व्हेन x अप्रोचेस टू 3, जब x 3 के पास होगा, ये जो y है जिसको f(x) है, इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू 9, ठीक है। ये लिमिट का मतलब है। इसकी एग्जांपल करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इस एग्जांपल में जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्टली तो ऊपर भी 0 बन जाता है, नीचे भी 0 बन जाता है, 0/0 फॉर्म है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लिमिट अप्लाई नहीं करते, हम उसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये माइनस वाली वैल्यू थी, मैंने प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है कि एक माइनस है और एक प्लस वाली। तो इसके ऊपर हमने फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया, a + b × a - b, ये इक्वल होता है a² - b²। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, हमारे पास a² - b² आ गया। a की जगह पर √x है, b की जगह पर 2 है। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये x - 4 आ गया, नीचे x - 4, x + 2, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके ये लिखी हुई हैं। x - 4 कैंसिल हो गया, बाकी ये वाली बच गई है। इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, x अप्रोचेस टू 4, इट मीन्स x की जगह पे हम 4 लगा देंगे। यहाँ पे 4 लगाया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 + 2 1/4, यही आंसर है। अच्छा भी इसमें देखें लिमिट आ गई है इन्फिनिटी। अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर क्या है। अब इस केस में मैक्सिमम पावर है t²। तो हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को t² से डिवाइड कर देंगे। तो हर वैल्यू को t² से डिवाइड करते हैं, 12t² डिवाइडिंग बाय t² माइनस 15t ओवर t²। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ को अलग-अलग t² से डिवाइड कर दिया। अब ये t² कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे t है अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू चेंज होके हमारे पास आ जाएगी 12 - 15 ओवर इन्फिनिटी प्लस
12/∞² इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 + 1/∞²। अच्छा एक बात, अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए, ऊपर यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू आ जाए ये ज़ीरो होता है। सिमिलरली अगर नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर भी आ जाए ये भी ज़ीरो होता है। तो इसको यूज़ करते हुए हमारे पास ये जो वैल्यू 15/∞ ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। देखें जब हमने t की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया तो फिर यहाँ पे हम लिमिट नहीं लिख रहे स्टार्ट में, जैसे ये लिखा हो ना लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमने नहीं लिखना, ठीक है। अब इसमें अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करें तो ये 12 - 0 + 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 0। तो फाइनली 12/1 जो कि 12 के इक्वल है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे व्हेन लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। 3.1 एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमें एक फंक्शन का ना ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जब 2 आएगा तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्राफ है उसमें कहीं भी ब्रेक ना आए। इसमें तो यहाँ पे ब्रेक आ गया ना, खाली जगह है। तो अगर आप गाड़ी में ट्रैवल करें यहाँ से आ जाएंगे तो आगे खड्डा है, आप आगे नहीं जा सकते, या अगर इधर से आ जाएंगे तो यहाँ पे आकर रुक जाएंगे, आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे खड्डों को कहते हैं कि यहाँ पे फंक्शन हमारा उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कंटिन्यूस नहीं होता, ब्रेक आ जाता है ना, तो हम इसको कहते हैं नॉट कॉन्टीन्यूस। इसमें एक और चीज़ भी हम डिस्कस करते होते हैं कि अगर जैसे यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, ये कोई पॉइंट है और ये फील्ड है, और यहाँ से आके वो पॉइंट यूँ चला जाता है, ठीक है। यहाँ से आ रहे हैं ये पॉइंट और ये फील्ड है, खाली नहीं है, और यहाँ से आगे चलता जा रहा है। अब इस पॉइंट पे पूछा जाए आपसे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो हम कह देंगे यस ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये फील्ड पॉइंट है। और एक बात और, यहाँ से ये आया एक ग्राफ, ठीक है ये, और यहाँ से आगे यूँ चल रहा है और ये खाली है यहाँ से। अब ये खाली है या भरा हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, तो क्या कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूस है, वो जुड़े हुए नहीं है तो गैप आ गया। तो ऐसे जब ग्राफ में गैप होता है इस तरीके का या इस तरीके का, तो वो कंटिन्यूस नहीं होता। अब कंटिन्यूस ग्राफ के लिए कंडीशन क्या है? कंटिन्यूस के लिए ये है कि यहाँ से जैसे ग्राफ आ रहा है इधर और ये पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, इस पॉइंट को ये जो नीचे आ रहा है मैं कह देता हूँ फ़र्ज़ करो ये 2 है, और हमारा जो ग्राफ है यहाँ से आगे यूँ जा रहा है। तो हम ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कंटिन्यूस है कि नहीं, एक तो हमें ग्राफ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि गैप कोई नहीं है, टूटा हुआ कहीं नहीं है, टूटा हुआ नहीं तो वो कंटिन्यूस है। लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे देखेंगे? हम ये देखते हैं कि यहाँ से जैसे हमारा ग्राफ जब इस पॉइंट के क्लोज़ आ रहा है, इसका x = 2 है ना यहाँ पे, तो जैसे जैसे यहाँ से x ट्रैवल करते करते इस 2 के पास आ रहा है, व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम दिस साइड, इसको हम कहते हैं कि जब लेफ़्ट साइड से आएगा तो आपके पास उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। और जब यहाँ से ट्रैवल करते करते अब इस साइड पे आएंगे 2 की तरफ x जो है अप्रोच करेगा, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड लिमिट। अगर किसी फंक्शन की ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। लेफ़्ट हैंड लिमिट को हम इस तरीके से शो करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि 2 पे डिस्कस कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव साइन, सिर्फ ये बताने के लिए कि लेफ़्ट हैंड लिमिट है। और जब राइट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव साइन। इसका आगे यूज़ कोई नहीं होता कैलकुलेशन में, ना ये नेगेटिव यूज़ होता है कहीं, ना ये पॉजिटिव यूज़ होता है, ये सिर्फ एक निशानी होती है कि ये लेफ़्ट लिमिट है और ये राइट लिमिट है। अब एक एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। एक और बात,
कुछ क्वेश्चंस भी हम ऐसे करते हैं, लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल आ जाएगी है तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, और ये जो पॉइंट इसको फिल्ड किया था इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कुछ पॉइंट्स कुछ क्वेश्चन में हमें ये भी डिस्कस करना पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन कैसे है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। अगर ये तीनों चीज़ें हैं, लेफ़्ट लिमिट है, राइट लिमिट है और ये जो पॉइंट है वैल्यू द फंक्शन, ये तीनों बराबर होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा मैथमेटिकली। बुक की एग्जांपल 3 है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, 3 फंक्शन है, उसके सामने उसके ये डोमेन गिवन है जिस पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है। तो लकीली यहाँ पे ना जैसे ये A1 है और ये 1 है तो ये जॉइंट आ रहा है 2 दफ़ा 1, ये 3 है और ये 3 तो ये 2 जगह पे जॉइंट आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों जॉइंट्स को अलग-अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जॉइंट से फ़र्ज़ करें मैं से रफली बता रहा हूँ, ये 1 है तो आपका ग्राफ यहाँ पे ये आ रहा है और यूँ जा रहा है, ऐसे फर्जी ग्राफ, तो ये एक जॉइन आ रहा है, दो चीज़ें आपस में जॉइन हो रही। सिमिलरली 3 के ऊपर भी ऐसे करके कोई जॉइन आ रहा है यहाँ पे करके। तो ये जो जॉइन आ रहे होते हैं इन जॉइंट्स पे, इन जोड़ों पे आपने कंटिन्यूटी को चेक करना होता है। इस गिवन क्वेश्चन में मैंने ये वाला केस ले लिया है x इक्वल टू 1 वाला, कि हम x इक्वल टू 1 के ऊपर इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो 3 वाली ये वाली लाइन है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं हम, और यहाँ पे जो लिखा हुआ ये यहाँ से ऑनवर्ड ये वाली इसको भी भूल जाएं, तो बाकी जो सवाल रह जाएगा उसको देखें मैंने अलग करके लिख दिया। ये आप कंपैरिजन भी कर लें, ये था और ये था, तो 3 वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारा सवाल रिड्यूस होकर ये रह गया, ठीक है। और इसका नाम देखें मैंने F1 कह दिया क्योंकि चेंज हुआ ना, ये F था, इसका नाम मैंने F1 रख दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आप इसको बगैर लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब करना कैसे है, ये जो लेस देन का साइन है यहाँ से आपको मिलती होती है लेफ़्ट हैंड लिमिट, और ये जो ग्रेटर का साइन होता है x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, यहाँ से आपको मिलती होती है राइट हैंड लिमिट। अब आपने ये फाइंड कैसे करनी है, जब आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी पहले इसको कंस्टेंट कर लेते हैं, तो उसके लिए ये फंक्शन था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये फंक्शन लिखूँगा f1x क्योंकि अब इसका नाम f1 है, थोड़ी सी जगह छोड़ के, तो ये फंक्शन था x + 1, ठीक है। अब ये डिफ़ाइन था 1 के ऊपर, नीचे भी 1 था, तो मैं क्या करूँगा लिमिट अप्लाई कर दूँगा एज x अप्रोचेस टू 1। तो देखें ज़रा, ये जो f1x था x + 1 के इक्वल मैंने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसका मतलब ये है कि x की जगह पर सिर्फ हमने 1 ही लगाना है, तो ये आंसर आ गया 2। इसका मैं नाम रख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये मेरे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँगा। राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास जो फंक्शन है f1x का, इस वाले का, वो ग्रेटर वाला होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के ये x² - 3x + 1 ये लिख लिया, और अगेन इसमें भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेस टू 1, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। अच्छा जी, अब ये जहाँ जहाँ पे x है हम वहाँ पे 1 रिप्लेस करते जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसमें गलती से मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था, ये 4 था, ये वाला 4 और ये वाला 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ज़रा देखें 1 और 2 का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने किया था इस तरीके से, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा अलग करके उसका नाम f1 रख लिया था 1 के लिए,
1 के लिए हमने कर लिया। अब हमने यही काम ना 3 के लिए करना है, तो उसका तरीका है एट x = 3। ये सारा प्रोसीजर अब हमने करना है। तो हमारा ये जो F1 है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने ना 3 वाला लेना है। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो उसको लिख के भी बता देता हूँ और उसके बगैर भी। अब हमने 3 के ऊपर फंक्शन की जो है वो लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो 3 में क्या होगा, ये जो 1 वाला केस था ये क्योंकि हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। और जो ये वाला पोर्शन है ये भी हम 1 वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये वाला रह जाएगा, ये जो जिग जैग लगा रहा हूँ ये वाला और ये वाला। इसका मतलब है कि हमने ये लिखना है, इसके सामने ये लिख देंगे, ये लिखेंगे और इसके सामने ये लिख देंगे। देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है x² - 3x + 4 ये वाला। इसके सामने ये x < 3 आ गया और ये ग्रेटर वाला आ गया। अब ये जो नया फंक्शन हमने लिखा इसका नाम रख दिया F2 और इसके साथ भी हमने लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट कैलकुलेट करनी है। ये < वाला है, यहाँ से हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि ये 3 के ऊपर डिफाइन है ना, तो अब मैं लिमिट 3 लगाऊंगा। F2 ऑफ x ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² - 3x + 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 × 3 + 4 9 - 9 + 4। तो इसका आंसर तो आ गया 4, 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब जब राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और F2 ऑफ x इक्वल्स टू ये 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये 5 - x आ जाएगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना आपने, मैं बताना मेरे जहन में रहा, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो 3 के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव साइन, इधर भी, और जब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो 3 के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव साइन। ठीक है जी, इधर भी और इधर भी। वो जो पिछला वाला था 1 का, उसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, आप खुद लिख लेना। अच्छा, अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने में इसका कोई यूज़ नहीं है, आप इसको सिंपल 3 ही लिखेंगे और ये आंसर आगे जाकर आपके पास। यहाँ पे जो आंसर आया था 4 था, यहाँ पे जो आंसर आया 2 है। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, दोबारा बता दूं बेटा, जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट में यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, लेकिन जब आगे इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो प्लस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव साइन होता है, लेकिन जब आगे इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर ये है 23, एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें देखें फंक्शन डिफाइन है और यहाँ पे <0 के लिए ये वाला फंक्शन है, <0 के लिए ये फंक्शन है। फंक्शन का नाम है h(x). हमने ये चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हम उसके लिए, क्योंकि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड लिमिट अलग कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि 0 है तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0, अब क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है तो 0 के ऊपर छोटा, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो ये लेस देन वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और h(x) है तो ये h(x) और ये फंक्शन 4x + 4 ये वाला 0 पे डिफाइन था, तो दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दी। x अप्रोचेस टू 0, लेफ़्ट हैंड के लिए 0 के ऊपर नेगेटिव साइन। अब क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रिप्लेस किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो आंसर 4 आ गया, इसको हमने 1 कह दिया। ये प्रोसीजर किया हमने राइट हैंड के लिए, और राइट हैंड के लिए हमने ये ग्रेटर वाला फंक्शन इस्तेमाल किया ये। ठीक है,
एच ऑफ एक्स ये लिखा और दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिया 0, क्योंकि ये 0 के ऊपर ही डिफाइन था और क्योंकि ये राइट था तो 0 के ऊपर देखिए हमने प्लस का साइन लगाया हुआ है। अब ये x की जगह पे 0 रिप्लेस कर देंगे, सिंप्लीफाई किया तो आंसर 4 आ गया। दोनों के आंसर सेम है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। और अब ये भी कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है।